बेटा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा? मैंने आपको पिछले 2 पीरियड्स में ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल्स करवाए थे और आज हमें चैप्टर 15 की एक्सरसाइज 15.1 करना है। मुझे यकीन है कि आपने वो दोनों वीडियोस ना सिर्फ देख ली होंगी बल्कि नोट भी कर ली होंगी। उन्हें बार बार देखिए और कॉन्सेप्ट्स को ज़हन में बिठाइए। तो बेटा नोटबुक निकाल लीजिए, किताब खोल लीजिए, पेज नंबर 396 पर आ जाइए। एक्सरसाइज 15.1 देखिए, बड़े इत्मीनान से काम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने दिया है, कहता है फॉर द एडजेसेंट फिगर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको एक फिगर दे रखी है। देखिए, मैं एक फिगर की बजाय 2 फिगर्स बना रहा हूं। एक ये फिगर है और यही दोबारा से बना रहा हूं एक ये फिगर। एक जैसी तो नहीं है लेकिन एक जैसी बनाइएगा। 2 फिगर्स बना रहा हूं। आप जानते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है, चुनांचे ये सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होगी। ये तो कंफर्म है कि राइट एंगल की अपोजिट साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। अगर आपको ये एंगल दे रखा है अल्फा, उसने कहा है, तो ये अपोजिट साइड है, दिस इज परपेंडिकुलर, और दोनों एंगल्स को मिलाने वाली साइड को बेस बोलेंगे। और अगर ये एंगल दे रखा है, उसने बीटा कहा है, अगर ये बीटा है तो याद रखिएगा ये 90 माइनस बीटा है। अगर ये अल्फा है तो याद रखिएगा कि ये 90 माइनस अल्फा है। एक ही फिगर है लेकिन मैंने 2 बार इसे ड्रा किया है। चुनांचे ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और इसको मिलाने वाली ये साइड, दोनों एंगल्स को, ये बेस कहलाएगी। वर्टाइसिस के नाम रखे हैं उसने ए बी सी। मैं भी यहां नाम रख देता हूं ए बी सी। उसने इसको स्मॉल सी से जाहिर किया है, इसको स्मॉल बी से जाहिर किया है और इसको स्मॉल ए से जाहिर किया। इसी तरह से उसने ये सी है, ये स्मॉल बी है और ये स्मॉल ए है। ये तीनों साइड्स उसने मेंशन कर दी हैं और कहता है कि बताइए कि कौन सी फॉर द एडजेसेंट फिगर, ये दो एक ही फिगर है, उसने यहाँ बीटा मेंशन कर दिया, मैंने अलग अलग बना दी हैं। फॉर द एडजेसेंट फिगर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स लिखना है। आपको पहली स्टेटमेंट दी है साइन बीटा इज इक्वल टू ए अपॉन सी। तो कौन सी ट्राइंगल की बात कर दी उसने? इस ट्राइंगल की बात कर दी। इसके लिहाज से आप जानते हैं साइन ऑफ गिवन एंगल जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर, ए अपॉन सी के बराबर। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नंबर 2, उसने कॉस बीटा की वैल्यू लिखी है बी अपॉन सी। कॉस बीटा इसी के लिहाज से, तो आप सोचिए कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां वाकई बेस क्या है? बी है, और हाइपोटेनस क्या है? सी है। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। थर्ड पार्ट में टेंजेंट बीटा, टेन बीटा, तो टेन बीटा की वैल्यू उसने दी है बी अपॉन ए। आप जानते हैं टेन बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बीटा के लिहाज से परपेंडिकुलर कौन है? ये। और बेस कौन है? ये। उल्टा है। होना क्या चाहिए था कि ये ए अपॉन बी होता, ये नहीं होना चाहिए था। दिस इज फॉल्स। करेक्ट भी मैंने नीचे लिख दिया है। उसने ये दिया है दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू। नंबर 4 आप देखिएगा, नंबर 4 कॉट अल्फा। यकीनन आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अच्छी तरह से याद कर रखे होंगे। कॉट आप जानते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो उसने यहां दे रखा है अल्फा के लिहाज से, अल्फा के लिहाज से। अब आप इस ट्राइंगल में आ जाइए अल्फा के लिहाज से और देखिए इस ट्राइंगल में बेस क्या है?
इस ट्राइंगल में बेस ए है और आप जानते हैं कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप देखिए इस ट्राइंगल में बेस क्या है, ए है, और परपेंडिकुलर क्या है, बी है। तो ये भी क्या है, ट्रू। द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो मैंने पिछले पीरियड में समझाए थे वो याद हैं, तो ये आपको अच्छा समझ आ रहा होगा, और अगर वो याद नहीं है तो आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा। याद रखिएगा, इंसान अपनी वजह से नुकसान में रहता है, खुद बेवकूफियां करता है, गैर जिम्मेदार होता है, उसे फिर समझ आना बंद हो जाता है। ये अल्लाह का निजाम है, याद रखिएगा। अल्लाह ताला गैर जिम्मेदारों को पसंद नहीं फरमाते। इसीलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि तुम में सबसे कीमती शख्स वो है जो जिम्मेदार है, गैर जिम्मेदारों को पसंद नहीं किया जाता। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद नहीं किए, याद है मैंने आपको हंसते खेलते पहले पीरियड में राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स के नाम रखना सिखाए थे, आपको दादा बना दिया था, वैसे भी हमारे दादा हो आप। और अगले पीरियड में मैंने उनको तीनों साइड्स को आपस में डिवाइड करने के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद करवाए थे, खेल खेल में याद करवाए थे बेटा। आपने हो सकता है गैर जिम्मेदारी की हो और याद ना किया हो, तो आपको अब समझ नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये चैप्टर आपके लिए अजाब बन जाएगा। वो मेरे दोनों लेक्चर्स जो मैंने अपलोड किए हैं उन्हें बार बार देखिए, उनके पॉइंट्स नोट कीजिए, जेन में बिठाइए। इसके बाद आप आइए 5वें पार्ट की तरफ, और ये है सेक अल्फा। अल्फा बताता है पहली ट्राइंगल, सेक अल्फा उसने दे रखा है सी अपान बी। तो आप जानते हैं सेक होता है हाइपोटेन्यूस अपान बेस, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन। सेक अल्फा जो है 1 अपान कॉस अल्फा के बराबर होता है, और सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपान बेस। तो अब बताइए यहां इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस को किससे जाहिर किया है और बेस को किससे जाहिर किया है, बेस को। यहां बेस क्या है, ए। एक्चुअली ये क्या होना चाहिए, हाइपोटेनियस अपान बेस ये होना चाहिए, लेकिन उसने ये दे दिया है, तो दिस इज फॉल्स। इज ओके। इसी तरह देखिएगा 6 पार्ट में मैं एक एक पार्ट करवा रहा हूं आपको। कोसेक अल्फा दिया है सी अपान ए, कौन सी ट्राइंगल में जाना है, आप जानते हैं फर्स्ट ट्राइंगल में जाना है। उसने एक ही बनाई है, लेकिन मैंने उनको 2 हिस्सों में कर दिया है अल्फा के लिहाज से। अब सोचिए कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। अगर साइन परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है तो कोसेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो इसमें देखिएगा हाइपोटेनस तो सी है, लेकिन परपेंडिकुलर क्या है, बी। तो ये क्या है, फॉल्स है, और इसकी करेक्ट वैल्यू क्या है, सी अपान बी। इसके बाद 7वां पार्ट वो देता है, कहता है कोसेक अल्फा इज इक्वल टू 1 अपान साइन बीटा। चेक कर लेते हैं, हम जानते हैं एंगल दोनों के सेम होने चाहिए। तो हमने सीखा था कोसेक थीटा 1 अपान साइन थीटा के बराबर होता है, यानी अगर यहाँ अल्फा है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए। यहाँ बीटा है तो वहां भी क्या होना चाहिए, बीटा होना चाहिए। रिलेशन तो उसने सही दिया है, कोसेक और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, लेकिन एंगल्स उसने गलत दे दिए हैं। इसका मतलब है दिस इज फॉल्स। करेक्ट क्या है, मैं साथ साथ आपको करेक्ट भी लिखवा रहा हूं। करेक्ट है 1 अपान साइन अल्फा। 8 पार्ट है, दिया है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपान कोस अल्फा। बिल्कुल गलत, गलत है, ये फॉल्स है। याद रखिएगा साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, लिखा होना चाहिए 1 अपान कोसेक अल्फा। याद रखिएगा साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर आप कहते हैं कोसेक थीटा बराबर है 1 अपान साइन थीटा, तो आप यूं भी कह सकते हैं साइन थीटा बराबर है 1 अपान कोसेक। इसके बाद आप आ जाइएगा 9th पार्ट, टेन बीटा। पहले चेक कर लीजिए क्या इनके एंगल्स सेम मेंशन्ड है कि नहीं, एंगल सेम है। नंबर 2 आप देखिए क्या ये एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं, टेन और कॉट एक दूसरे का उलट। आप जानते हैं साइन और कोसेक एक दूसरे का उलट, कॉस और सेक एक दूसरे का उलट, टेन और कॉट एक दूसरे का उलट। लेकिन शर्त क्या है,
शर्त ये है कि एंगल सेम होने चाहिए, तो दिस इज ट्रू, ये ट्रू है। 10th पार्ट आप खुद कर लीजिए। साफ नजर आ रहा है कि बेटा यहां पर एंगल्स सेक और कॉस एक दूसरे का उलट हैं, लेकिन एंगल भी तो सेम होने चाहिए बेटा। इसके बाद किताब में क्वेश्चन नंबर 2 की जो ट्राइंगल बनी है वो आपको कंफ्यूज करेगी। अभी आप छोटे हो, ट्राइंगल इस तरह से बनाई है, ट्राइंगल इस तरह से बनाई है, आप गौर कीजिएगा, और यहां वो डिब्बा बना दिया है। इसका मतलब है दिस एंगल इज राइट एंगल, 90 डिग्री है ये, और तीनों वर्टाइसिस के नाम लिख दिए। मैं इसकी मजीद 2 ट्राइंगल्स बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं अभी आपको बताता हूं। मजीद 2 ट्राइंगल्स मैंने बना दी। ये तो एंगल 90 डिग्री है ही, ये ए सी बी, लेकिन अगर वो इस एंगल की बात करें तो याद रखिएगा ये सामने वाला जो है, ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और दोनों एंगल्स को जोड़ने वाला बेस होगा, और ये जो है आपका अल्टीमेटली हाइपोटेनियस होगा। ये हाइपोटेनियस है, और अगर वो इस एंगल की बात करे तो दिस इज बेस एंड this is perpendicular. Opposite side to the given angle is perpendicular and adjacent side is base. The side which joins 2 angles in a right angle triangle is called base. अब मैंने उस ट्राइंगल को छोड़ दिया, क्योंकि अगर आपको पता है कि ना इस एंगल को मेंशन किया है ना इस एंगल को मेंशन किया है, अल्टीमेटली आप इसको हाइपोटेनियस तो कह सकते हो, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर कौन सा है, मैंने उसके लिए ये ट्राइंगल ड्रा की। अच्छा, उसने कहा है कि ये 20 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर है, और ये 12 सेंटीमीटर है। नोट कर रहे हैं ना बेटा। फर्स्ट पार्ट कहता है साइन ऑफ मेयर एंगल ए फाइंड कीजिए। लुक एट द एडजेसेंट ट्राइंगल एंड फाइंड द फॉलोइंग। अगर आप एंगल ए की बात करते हैं तो आपको इस ट्राइंगल में आके देखना है, झांकना है। इस ट्राइंगल में एंगल बी मेंशन्ड है। वो कहते हैं साइन ऑफ मेयर एंगल ए। पहली बात तो आप जानते हैं साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपने परपेंडिकुलर यहां क्या लिखा है 16, और हाइपोटेनियस क्या लिखा है 20। 4 4s are और 4 5s are, तो 4/5 is the correct answer। सेकेंड पार्ट में भी इसी ट्राइंगल का जिक्र है, मेयर एंगल ए। तो कोस होता है बेस अपॉन, देखो यहां बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड पार्ट में टेंजेंट ऑफ मेयर एंगल ए। फिर इस एंगल ए का जिक्र है, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 4 के टेबल से कट गया। इज इट ओके, इज इट क्लियर? अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अच्छी तरह से याद हैं तो आपको बड़ी सहूलत है, और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद नहीं किए तो आपको नहीं समझ आ रहा, बेफिक्र ये समझ नहीं आ रहा। फिक्र करना है तो पहले वो दोनों लेक्चर्स रिवाइज कर लीजिए, मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए। फोर्थ पार्ट कोसाइन ऑफ मेयर एंगल बी। अब कौन सी ट्राइंगल की बात हो रही है? अब इस ट्राइंगल की बात हो रही है। कौन से एंगल की बात हो रही है? इस एंगल की बात हो रही है। और आप जानते हैं कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां इसमें बेस देखो वाजे लिखा है, बेस कितना है 16 और हाइपोटेनस कितना है
20, तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 4 के टेबल पर कट जाएगा। फोर्थ पार्ट है ये। फिफ्थ पार्ट, ओहो, ये आपका फिफ्थ पार्ट था। चलिए मैं बाकी होमवर्क दे रहा हूं ना साथ साथ। छठे पार्ट में टेंजेंट ऑफ मेजर एंगल बी की बात कर रहा है। तो आप सोचिए कौन से एंगल के हवाले से ट्राइंगल चूज करनी है। आपको ये ट्राइंगल चूज करनी है बी। टेंजेंट सोचिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर 12 है और बेस 16 है, परपेंडिकुलर अपान बेस। 4 के टेबल से काट दीजिए। फिर आ गया वो अगले पार्ट में, कोटेंजेंट ऑफ मेजर एंगल ए। फिर इस ट्राइंगल में आ गया, इसको उसने छोड़ दिया, इस ट्राइंगल में आया। सोचिए कॉट क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। और कॉट की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कितनी होती है, आपको पता है कि बेस अपान परपेंडिकुलर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस? द वैल्यू ऑफ बेस इज 12 इन दिस ट्राइंगल, और परपेंडिकुलर कितना है 16। कैंसिल कर लीजिएगा 4 के टेबल से। क्या मैं ये सारे पार्ट्स आपको होमवर्क दे सकता हूं? इसी तरह से करेंगे तो आसान होगा, लेकिन याद करने के लिए आपको पहले चेक करना है। राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स के नाम याद नहीं करने, कॉन्सेप्ट बनाने हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि किस ट्राइंगल से फार्मूला लेना है? तो बेटा जिस ट्राइंगल के एंगल का जिक्र है उस ट्राइंगल से फार्मूला लेना है। और ट्राइंगल तो उसने एक ही बनाई है। जब आपको एंगल का जिक्र करे तो आप उस ट्राइंगल को उस एंगल के लिहाज से बना लीजिए। बेहतर है कि दोनों एंगल के लिहाज से, क्योंकि एंगल के बदलने से बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहां भी उसने चूंकि एंगल्स बदल बदल के बात की है, यहां भी उसने एक ट्राइंगल बनाई है और मैं उसकी बजाय, जाहिर है ये एंगल उसने 90 कहा है तो दिस इज हाइपोटेनियस। बाकी दो एंगल्स की बात अगर करेगा तो मैं दो ट्राइंगल्स उसकी डुप्लीकेट बना लूंगा अपनी सहूलत के लिए। और जब प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो आपको ये करने की जरूरत नहीं। अगर वो इस एंगल की बात करें, उसने ये बी कहा है, ये सी कहा है, ये ए कहा है। अल्टीमेटली ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज हाइपोटेनियस। जब इस एंगल की बात, दोनों एंगल्स को जोड़ने वाली साइड क्या कहलाएगी? बेस। और अपोजिट साइड ऑफ गिवन एंगल इज परपेंडिकुलर। इसी तरह आप जानते हैं जब इस एंगल की बात करेगा तो ये है बेस, और इसके अपोजिट साइड को आप क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। देखिए उसने ये एंगल बनाया है 45 डिग्री, तो ये 90 माइनस 45 कितना होगा? 90 माइनस 45 जो है ये भी 45 डिग्री होगा, तो उसने ये भी 45 डिग्री बोला। अब यहां पर बड़े शानदार कॉन्सेप्ट बनने वाले हैं, बड़े शानदार कॉन्सेप्ट बनने वाले हैं। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है कि आप ये ट्राइंगल लें, आपकी मर्जी है आप ये ट्राइंगल लें, क्योंकि आप जानते हैं जब एंगल्स इक्वल होते हैं, ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, जब एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। और गौर कीजिए उसने कहा है इसको बी, इसको ए, इसको सी कहा है, और कहता है ए के सामने वाले को स्मॉल ए कहते हैं, ये 1 है, और बी के सामने वाले को स्मॉल बी कहते हैं, वो कहते हैं ये भी 1 है। जाहिर है इक्वल एंगल्स होंगे तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल होनी है ना। और ये जो है साइड सी √2 के बराबर है। b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू √2। a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to √2। नंबर 1, साइन 45 डिग्री। आपका दिल चाहे तो ये ले लो, दिल चाहे तो ये ले लो, डोंट वरी। चलिए इसी को ले लो, ये ट्राइंगल बनाने की भी जरूरत नहीं है। साइन क्या होता है?
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेनियस कितना है। उसी ट्राइंगल की बात करूंगा। नंबर 2 cos 45 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद है, इसी ट्राइंगल cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस इज 1, हाइपोटेनियस इज √2। नंबर 3 tan 45 डिग्री, तो बेटा जी tan 45 डिग्री में आप जानते हैं टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर इज 1, बेस इज आल्सो 1, एंड तो आपका आंसर क्या हो गया 1/1 यानी 1। नंबर 4 cot 45 डिग्री, तो बेटा cot 45 डिग्री, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस यहां पर क्या है 1, और परपेंडिकुलर कितना है 1, तो 1/1 ये भी कितना आया 1। नंबर 5 sec 45 डिग्री, तो sec होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस कितना है c और बेस कितना है b। हाइपोटेनियस की वैल्यू रख दो √2 और बेस की वैल्यू रख दो 1, तो आपके पास आंसर आएगा √2। आइए फर्स्ट पार्ट को दोबारा करते हैं, वो शॉर्ट मेथड था sin 45 डिग्री। पहले तो आप फार्मूला लिखिए, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और फिर उस ट्राइंगल में झांक के देखिए व्हाट इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इज b, एंड व्हाट इज हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज c, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, आप लिखेंगे 1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, आप लिखेंगे √2। दिस इज योर आंसर। अब आपने सारे पार्ट्स को इस स्टाइल से करना है, उस स्टाइल से नहीं करना, वो शॉर्ट मेथड है और ये डिटेल्ड मेथड है। थर्ड ट्राइंगल की जरूरत नहीं है, जब दोनों एंगल्स बराबर हो तो थर्ड ट्राइंगल की जरूरत नहीं है, काम चल जाएगा। और अगर दोनों एंगल्स बराबर ना हो, ये 45 फिर 30 देता तो अल्टीमेटली ये 60 होता, फिर एक 30 और एक 60 के लिहाज से दो ट्राइंगल बनाना पड़ती। तो क्या आप ये होमवर्क इस तरह से कर लेंगे सारे पार्ट्स? बेटा आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि मैं जो पढ़ाऊं सोने से पहले उसकी प्रैक्टिस करके सोइए, याद करके सोइए, और नेक्स्ट डे कोचिंग आने से पहले उसको रिवाइज करके फिर आप जादू देखिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप मैथमेटिक्स के जीनियस हो जाएंगे। बेटा मेरा ख्वाब है आपको जैसा देखना आप वैसा बन के दिखाइए। देखिए क्लास लेने के बाद जितनी देर आपने क्लास ली है उसके बाद जो है आपने रफ नोट किया, प्रैक्टिस की, उसे फेयर किया, ये 3 स्टेप्स हैं। रात को सोने से पहले उस फेयर को देखकर सोए, और अगले दिन कोचिंग की क्लास से पहले उसको एक नजर डाल ली, देख लिया, और क्लास में आगे अगर फार्मूले थे तो वो आपने अच्छी तरह से याद कर लिए। बेटा अपनी केयर करोगे तो दुनिया आपकी केयर करेगी। जिंदगी में कामयाबी आपकी पर्सनैलिटी के बायस मिलती है, और पर्सनैलिटी आपकी नॉलेज और आपके बिहेवियर की वजह से बनती है, आपके एटीट्यूड की वजह से बनती है। याद रखिएगा एटीट्यूड और बिहेवियर जो है ये दोनों एक नहीं है। एटीट्यूड जो है ये वे ऑफ थिंकिंग है, सोचने का अंदाज, और बिहेवियर जो है ये एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग है। जो आपने सीखा है उसके मुद्दे लिहाज से आप अमल करते हो तो ये आपका बिहेवियर बन जाता है। बिहेवियर आपकी आदतों पर डिपेंड करता है, और आदतें याद रखिएगा प्रैक्टिस से बनती है। बार बार किसी काम को किया जाए वो आपकी आदत बन जाती है। मेरी आदतें जो हैं वो मेरे प्रैक्टिस की वजह से बनी है, और प्रैक्टिस याद रखिएगा इंसान का दिल चाहता है तो वो करता है। आपका दिल नहीं चाहेगा, आप जिम्मेदार नहीं होंगे, गैर जिम्मेदार होंगे, तो बेटा जी फिर दूसरे आपकी केयर करेंगे, और एक उम्र तक आपकी दूसरे केयर करेंगे, उसके बाद वो आपको अपने हाल पर छोड़ देंगे। आपका सोशल स्टेटस चेंज हो जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट वो नहीं रहेगी। रिस्पेक्ट बनानी है अपनी तो रिस्पॉन्सिबल बन जाइए, जिम्मेदार बन जाइए, ठीक है। आप जितने ज्यादा जिम्मेदार होंगे उतने कीमती होंगे। 3 चीजें तो आपने अपने अंदर से निकाल देनी। बेटा अपने आप से भी झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, मुनाफिक की निशानी है झूठ बोलना। नंबर 2 मिस कमिटमेंट नहीं करनी, वादा खिलाफी नहीं करनी। याद रखिएगा आपने
साइंस पढ़ने का जो फैसला किया है, ये आपने कमिटमेंट की अपने पेरेंट्स से, अपने आप से, कि आपने कुछ बड़ा आदमी बनना। दिस इज कमिटमेंट। वादा खिलाफी नहीं करना, ना अपने से ना दूसरों से। नंबर 3, शॉर्टकट्स नहीं तलाश करना, बददियानती नहीं करना, बेईमानी नहीं करना। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। नंबर 1 लायर हो, नंबर 2 मिसकमिटमेंट करता हो, और नंबर 3 बददियानत। तो आप अगर जिम्मेदार हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है कि क्वेश्चन 4 की फिगर इस्तेमाल करते हुए साबित कीजिए। और आप जानते हैं क्वेश्चन 4 में जो फिगर बनी है वो आपके पास ये बनी। ये फिगर तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर या तो अल्फा के लिहाज से आपको साइड्स के नाम रखने हैं या फिर आपको बीटा के लिहाज से रखने हैं। तो आप उस फिगर के बदले में 2 फिगर्स और बनाते हैं, या तो बीटा के लिहाज से बनाइए, अगर आप बीटा के लिहाज से बनाते हो तो दोनों एंगल्स को जोड़ने वाली ये साइड बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। और अगर आप अल्फा के लिहाज से फिगर बनाते हो, इस अल्फा के लिहाज से, तो जनाब ये आपके पास बेस है, ये तो हाइपोटेनस ही है, और ये अपोजिट साइड है यानी परपेंडिकुलर है। देखिए इस एक फिगर से आपने नंबर 1 और नंबर 2 2 फिगर्स बनाई, और इन्हीं 2 फिगर्स को आप ज़हन में रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है साबित करना है कॉट अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। देखो बेटा, हम यहां दोनों साइड्स सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं इस ट्रायंगल फ्रॉम फिगर 2 कॉट अल्फा क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, कॉट अल्फा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो फिगर 2 में देखिएगा, बेस आपके पास जनाब ये है, बेस बी है, हाइपोटेनस सी है, और यहां भी बेस की जगह बी लिखेंगे, हाइपोटेनस की जगह सी लिखेंगे, परपेंडिकुलर की जगह ए लिखेंगे, दिस इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस की जगह सी लिखेंगे। तो आप जानते हैं राइट साइड 2 वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो डिनोमिनेटर को उलट के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, बी अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन ए। इज इक्वल टू बी अपॉन ए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, कॉट अल्फा होता है कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। तो फार्मूले भी साथ साथ हम बनाते जा रहे हैं। एक फार्मूला यहां बना, कॉट थीटा बराबर है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैं इसे अगर उलट दूं, कॉट थीटा का उलट आप जानते हैं टेन थीटा होता है, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये वो बेसिक फार्मूले हैं जो मैंने आप अपने आखिरी पीरियड में आपको लिखवाए थे। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा।
तो आपने यहीं पर पहले प्रूफ की हेडिंग दे देनी है, क्वेश्चन लिखते हैं, फिर प्रूफ की हेडिंग देते हैं या सॉल्यूशन की हेडिंग देते हैं और फिर दोबारा क्वेश्चन लिखते हैं। और इसमें बाय पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम फिगर 2, बाय पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम फिगर 2 से ही लेंगे ना, ये वाली साइड पर ये फिगर बना दीजिएगा। हर पार्ट में साइड पर बेटा जी यहां फिगर जरूर बनाइएगा, फिगर 2 जरूर बनाइएगा, मेंशन कीजिएगा। बना लेंगे वो फिगर 2 यहां साइड पर, जल्दी से बना लीजिए। तो आपने यहां पर, आपको पता है साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पूरा लिखिएगा परपेंडिकुलर। साइड पर भी लिस्ट बना दीजिए, टेन अल्फा इज इक्वल टू, साइड पर भी लिस्ट बना दीजिए, टेन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन अल्फा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस अल्फा है बेस अपॉन हाइपोटेनस। हमने ये याद कर रखे हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाय पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम फिगर 2, तो आपने वैल्यूज पुट करनी है। आप चाहें तो ये स्टेप ना भी करें, टेन अल्फा की जगह आप वैल्यू लिखेंगे ए अपॉन बी, साइन अल्फा की जगह वैल्यू लिखेंगे ए अपॉन सी, कॉस अल्फा की जगह वैल्यू लिखेंगे बी अपॉन सी। तो राइट साइड डिवाइड होने वाली दो वैल्यूज हैं, डिनोमिनेटर को उलट के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, प्रूव्ड। नीचे लिख दीजिएगा प्रूव्ड। तो बेटा बड़े सलीके के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने याद कर रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन लिखिए पहले, मैं अब पूरे स्टेप करवा रहा हूं। साइड पर फिगर बनाइए, साइड्स के नाम लिखिए। कोड होता है आप जानते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। कॉस बीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और साइन बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। लिखिएगा बाय पुटिंग द वैल्यूज, साइड पे फिगर बना दी, साइड वर्क कर लिया, तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कीजिए। कॉट बीटा की जगह क्या लिखेंगे ए अपॉन बी, कॉस बीटा की जगह क्या लिखेंगे ए अपॉन सी, और साइन बीटा की जगह लिखेंगे बी अपॉन सी। तो राइट साइड ए अपॉन सी, डिवाइड करने वाली बी अपॉन सी उलट के इससे मल्टीप्लाई कर देगी, ये इससे कैंसिल हो गया, ए अपॉन बी आ गया। सोचिए दोनों साइड्स बराबर हो गई कि नहीं? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ दिस इज मॉडल क्वेश्चन, ये जो सॉल्यूशन है ये मॉडल सॉल्यूशन हो गया। जो चीज सीखो नोट करो, उसके बाद उसे रिवाइज करो, एक बार पढ़ो, और उसके बाद रिवाइज करने के बाद बेटा, रिवाइज करने के बाद उसकी रफ प्रैक्टिस करो, भले सामने रख कर छपाई कर लो, बोल बोल के रफ प्रैक्टिस करो। और रफ प्रैक्टिस करने के बाद सोचो कि मैं अब इसको फेयर करूं तो कितना खूबसूरत कर सकता हूं। ब्लैक और ब्लू इंक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करते हुए उसे फेयर कर लीजिए। और याद रखिएगा कभी भी आज का काम कल पर नहीं डालना चाहिए, मुहावरा पड़ा था ना, आज का काम कल पर मत डालो। मैं आपको पांचवा पार्ट भी करवा रहा हूं और उसके बाद बकिया पार्ट्स आपको होमवर्क दूंगा जो नहीं करवाऊंगा। पांचवा पार्ट इसी तरह से थोड़ा सा ख्याल के साथ। पांचवा पार्ट देखिए, क्वेश्चन नोट करने के बाद हेडिंग डालिए और दोबारा से क्वेश्चन नोट किया करें, ये आदत बना लीजिए। साइड में आपको ट्राइंगल बनानी है और इस एंगल के लिहाज से बनानी है, तो ये आपका बेस हो गई।
ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर। आइडेंटिटीज देखिए, दीज आर कॉल्ड आइडेंटिटीज। tan अल्फा होता है टेंजेंट ऑफ एनी एंगल इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट होता है इसका रेसिप्रोकल, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, फार्मूले खुद ही याद हो जाएंगे। यहाँ हम सारा काम फार्मूले याद करने के लिए कर रहे हैं। अब tan अल्फा बाय पुटिंग द वैल्यूज, tan अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए a अपान बी tan अल्फा की जगह, और b अपान a इसकी जगह। तो देखो बेटा, ये दोनों कैंसिल हो गए। लेफ्ट साइड क्या हो गई 1, राइट साइड क्या है 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि ये फार्मूला करेक्ट है। अब गौर कीजिएगा इस पर कि tan और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। अगर वो साइन अल्फा इंटू कोसेक अल्फा देता तो वो भी क्या होता 1 होता। याद रखिएगा, कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। अगर वो कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा इंटू सेक बीटा लिखता तो वो भी किसके बराबर होता 1 होता। अगर वो कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा लिखता तब भी किसके बराबर होता। मुझे ये बताइए, अगर वो लिखे कॉस अल्फा इंटू सेक बीटा तो क्या ये 1 के बराबर होता। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। सोचते हैं मेरे बच्चे, सोचते हैं। आप जानते हो कि एक बड़े क्लास के दुनिया के थिंक टैंक है, बल्कि अमेरिका के 3 या 4 प्रेसिडेंट्स की ट्रेनिंग भी वो कर चुके हैं। उनका नाम है एडवर्ड डी बोनो। उन्होंने बड़ी किताबें लिखी हैं जो थॉट प्रोसेस पर है, सोचने पर है। एक किताब उनकी जो बहुत मशहूर हुई, उसका नाम टीच योरसेल्फ हाउ टू थिंक है गालबन। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग और 6 थिंकिंग हेड और इस तरह की बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी सोचने पर। उन्होंने एक सर्वे किया, एक रिसर्च की कि दुनिया में 98%, बड़ी शानदार रिसर्च है, दुनिया में 98% सोचने की सलाहियत से महरूम है। 98%। वो कहते हैं कि 95% सोचने की सलाहियत से महरूम है, और 3% को ये ज़ौम है कि वो सोच सकते हैं। उनका असर और रसूख है, और अपने अब्बा के पैसे की वजह से, जैसे आप जानते हैं, लोग उनकी बात सुन लेते हैं तो वो समझते हैं कि वो थिंकर हैं, हालांकि वो थिंकर नहीं है। 3%। बाकी एक्चुअली दुनिया में 2% हैं जो राज करते हैं, और ये थिंकर हैं। बेटा, अगर आप सोच सकते हो, आपके ज़हन में वाई आ सकता है, आपके ज़हन में वाई आ सकता है, क्यों आ सकता है, तो आप जिंदू में हो वरना मुर्दा हो। आप जानते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं ट्राइंगल की मदद से बताइए, तो आप जानते हैं ट्राइंगल की मदद से आपको अल्फा वाली ट्राइंगल से कॉस अल्फा लेना होगा, बीटा वाली ट्राइंगल से सेक बीटा लेना होगा। वैल्यू पुट करें, कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। चुनांचे याद रखेगा, दोनों के एंगल सेम होने चाहिए। कॉस अल्फा इंटू सेक बीटा नहीं, कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा इज इक्वल टू 1। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्लीज कॉस अल्फा अल्फा वाली ट्राइंगल से लीजिए, और सेक बीटा बीटा वाली ट्राइंगल से लीजिए, और वो वैल्यूज यहां पुट कीजिए। कभी भी दोनों साइड्स इक्वल नहीं आएंगे। वजह उसकी क्या है कि दोनों के एंगल सेम नहीं है। मैंने कहा ना, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। सोचने के बाद प्रैक्टिस की जाती है। अगर आप सोचते नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, तो इसका मतलब है आपके ज़हन में क्यों नहीं आता। बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ी तवज्जो से पढ़िएगा। कहता है, इन राइट ट्राइंगल के LM नेम द रेशो रिप्रेजेंटेड फॉर द गिवन एंगल। नेम द रेशो रिप्रेजेंटेड फॉर द गिवन एंगल। ये है रेशो और ये है गिवन एंगल। अब साइड पर अगर आप ट्राइंगल बनाएं, ये एक वर्टेक्स K है, ये एक वर्टेक्स L है, और ये वर्टेक्स M है, और वो कहता है ये एंगल 90 डिग्री है, बॉक्स बना है। L से लेकर M तक की लंबाई 15 है, और K से लेकर M तक की लंबाई 17 है, और ये जो लेंथ है दिस इज 8। और इस एंगल को उसने अल्फा कहा है, इस एंगल को उसने
थीटा कहा है। अब बेटा जी देखें, आपको चूंकि यहाँ एंगल थीटा का जिक्र है इसलिए फिगर में से ये अल्फा मिटा दीजिए। अब अल्फा मिटाने के बाद करना क्या, साइड में फिगर बनाई, अल्फा इसलिए मिटाया कि यहां पर अल्फा का जिक्र नहीं है, हमने अल्फा हटा दिया। अब आपके पास इस एंगल के हवाले से 90 और ये थीटा है, तो इस एंगल के हवाले से दिस इज बेस और ये तो हमेशा हाइपोटेनियस होगा और थीटा की अपोजिट साइड जो है ये क्या होगी, परपेंडिकुलर। इसे सॉल्व करना है तो बताइए 17/15, यहां पर 17 क्या है, हाइपोटेनियस, और 15 क्या है, बेस। अब जरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपको 6 याद करवाए थे, हाइपोटेनियस अपान बेस क्या होता है। शाबाश, अगर आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद है तो। अगर आपको याद नहीं है तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। ट्रिग्नोमेट्री पर आज मेरा चौथा लेक्चर है। पहले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको बेसिक करवाए थे और तीसरा लेक्चर जो मेरा पिछला हुआ है उसमें मैंने आपको सिर्फ एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन करवाए थे। बेटा आपको वो बेसिक्स नहीं याद तो मुश्किल है। आप जानते बेस अपान हाइपोटेनस कॉस होता है और हाइपोटेनस अपान बेस जा रहे उसका उलट हुआ, दिस इज सेकंड, शाबाश, दिस इज सेकंड थीटा। तो आपका आंसर क्या हुआ, 17/15 इज इक्वल टू सेक थीटा। इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, 15/8 थीटा। ट्राइंगल ये रखनी है, यही ट्राइंगल पहले साइड पर बना दीजिए, यही ट्राइंगल बनाइएगा, उतार लीजिएगा। सॉल्यूशन, आप जानते हैं इस ट्राइंगल में 15/8, ट्राइंगल देखिए 15 है बेस और 8 देखिएगा वो यहां उतारी है, 8 है परपेंडिकुलर। तो बेस अपान परपेंडिकुलर क्या होता है आपको पता है, कॉस थीटा। नो 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 नो, बेस अपान परपेंडिकुलर क्या होता है, टेन थीटा। एंगल का नाम है थीटा, सॉरी एंगल को थीटा से जाहिर किया गया है। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है, क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करवा रहा हूं। अब जनाब उसने वही ट्राइंगल दी है लेकिन एंगल थीटा की बजाय उसने अल्फा ले लिया। ये एंगल जाहिर है ये हाइपोटेनियस होगा और दोनों एंगल्स को जोड़ने वाली ये साइड बेस होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। सॉल्यूशन 17/15। अब अल्फा के हवाले से 17 यहां देखिएगा दिस इज हाइपोटेनियस और 15 यहां देखिएगा परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, बेटा थीटा एज्यूम्ड होता है, नाम होता है बस, आप उसकी जो भी वैल्यू सोचे उस लिहाज से ट्राइंगल बना लीजिए, ठीक है ना। अल्फा बीटा गैमा थीटा दीज आर सिंबल्स और सिंबल्स का मतलब होता है कि आप उनकी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं और उस लिहाज से फिर आपको ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर कोसेक, शाबाश, कोसेक अल्फा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आपको याद हैं, पिछले लेक्चर अटेंड किए हुए हैं, अच्छी तरह से याद हैं, तो आप ये क्वेश्चन सारे पार्ट्स कर सकते हैं। मेरा हाल है कि मैं क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको होमवर्क देता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा कहता है रेफर टू ट्राइंगल डीएफ टू शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बताना है ट्राइंगल को देखते हुए कि ये ट्रू है।
फर्स्ट पार्ट, साइड पर ट्राइंगल बनाइए। ये एंगल थीटा दे रखा है, ये अंडरस्टूड है 90 डिग्री है। हाइपोटेनियस 5 है, परपेंडिकुलर की लेंथ 3 है और बेस की लेंथ 4 है। क्वेश्चन में दो आइडेंटिटीज का जिक्र है, सेक थीटा और टेन थीटा, और साबित करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, प्रूव करना पड़ेगा। तो सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपान बेस, और बेटा यहां हाइपोटेनियस है 5 और बेस है 4, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, और यहां परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है। अगर आप इसका प्रूफ करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, तो दोबारा क्वेश्चन लिखिए। बाय पुटिंग द वैल्यूज पुट कीजिए। 25 अपान 16 माइनस 9 अपान 16। देखिए राइट साइड नहीं सोल्व हो रही, वहां 1 लिखा है, यहां लेफ्ट साइड सोल्व कीजिए। एलसीएम 16 है, 25 माइनस 9 यानी 16 अपान 16, 16 1 जा 16, 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नतीजा क्या निकला, आप लिखें गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड पार्ट, बेटा किताब आपके सामने खुली होनी चाहिए और बड़ी तवज्जो से किताब के क्वेश्चन को देखिए। अक्सर मैं नोट करने में गलती कर देता हूं और बाद में परेशानी होती है, लेकिन आपके सामने तो किताब खुली है, मेरे पास भी किताब है। देखिए तरीका वही होगा, ये फिगर साइड पर बनाइए। आप जानते हैं ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस। हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम याद कर चुके हैं, याद नहीं किए तो वो 2 लेक्चर स्टेंड कर लीजिए। कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो कोसेक थीटा क्या हुआ, साइन थीटा था परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो ये हो गया हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। और कोट थीटा बेटा आपको पता है इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बाय पुटिंग द वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखिए मैं राइट साइड पर 1 तो लिख रहा हूं, बार बार राइट साइड का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। एलसीएम ले लीजिए, ये आपका 9 अपान 9 आया, ये कैंसिल हो गया 1 के टेबल पर। तो राइट साइड पर देखो इक्वल के नीचे इक्वल का ख्याल रखोगे तो राइट साइड पर बार बार वो वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, रिपीट करने। दोनों साइड्स बराबर हो गई, मतलब क्या हुआ, द स्टेटमेंट इज ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो मेरे बच्चों ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7, बकिया पार्ट्स भी आपका होमवर्क है। याद रखिएगा अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स याद नहीं है, 2 चीजें याद करनी होती हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के नाम याद होने चाहिए और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होने चाहिए। अगर आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं की हुई तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ठीक है मेरा बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे, आपके नसीब अच्छे करे बेटा जी, आपको आपकी अम्मी की आंखों की ठंडक बनाए और अल्लाह ताला आपके जरिए से आपके पेरेंट्स को हज करवाए। ठीक है बेटा जी, ओके, अल्लाह हाफिज।